प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है और साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। इस बीच माउंट आबू में बनी लिमड़ी कोठी का मुद्दा गर्मा गया है। बीजेपी प्रवक्ता रोहित खत्री ने कांग्रेस के नेता पर आरोप लगाते हुए कहा कि माउंट आबू में गरीबों को पिछले 50 सालों में उनका हक नहीं मिला है। अपने टूटे और जर्जर मकान की मरम्मत के लिए एक ईंट तक नहीं ले जा सकते हैं और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार में अपने पद और सिस्टम का दुरुपयोग करके माउंट आबू में लिमड़ी कोठी जैसी 5 स्टार होटल बना दिया और अब चुनाव में जनता के बीच में जाकर के झूठे आश्वासन का हवाला दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वैभव गहलोत पूर्व एमपी देवजी पटेल को कोसते हुए नजर आ रहे हैं और जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। 2 दशक से इस क्षेत्र में भाजपा सांसद को मौका दिया, मगर भाजपा सांसद 20 सालों में ऐसा कोई अपने खाते में कीर्तिमान नहीं बता सकते जो दिल्ली की सरकार से कोई चीज यहाँ की लेकर आए। माउंट आबू में निर्माण को लेकर रोक लगी हुई है, बायलॉज निकाले हुए हैं कि कोई निर्माण होगा नहीं, लेकिन लिमड़ी कोठी और 5 स्टार होटलों जैसे कांग्रेस के नेताओं के बन गए। गरीब बेचारे मरम्मत के लिए तरस रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं, पर उनकी कोई सुनता नहीं है। आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जनता से रूबरू हो रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया है। आज वो कुछ भी निर्माण करवाने के लिए और जनता त्रस्त है उस माउंट आबू में। और हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान, आपको बता दें कि इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल का बयान सामने आया है। मैं आने हाथ जोड़िया के भाई मने मती उतारो और मैंने इनको हाथ जोड़े कि मुझे मत उतारो, बेनीवाल ने यह कहा है। मैंने तो अभी विधानसभा का चुनाव लड़ा है, 5 साल राजस्थान में लड़ाई लड़नी है, गठबंधन को मतीरे का भारा बताया है। तो ये बड़ी जानकारी हनुमान बेनीवाल का, देखिए बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने ये बड़ी बात कही है जो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने तो अभी विधानसभा का चुनाव लड़ा है और 5 साल राजस्थान में लड़ाई लड़ी है, गठबंधन को उन्होंने मतीरे का भारा बताया है। मैं हाथ जोड़े मैं मन मत उतारो यार, मैं तो विधानसभा चुनाव लड़ी हूँ, 5 साल राजस्थान में लड़ाई लड़नी मैं खड़े दिल्ली का ठाको एक लोग आदमी लड़ कौन सके दिल्ली के माए है ही नहीं। वहां तो 5 जना उठे पार्टी का 6 जना पद बैठ जाए, तो ये तो मतीरा का भारा है। तो मैं हाथ जोड़े मैं मन मत उतारो यार, मैं तो विधानसभा चुनाव लड़ी हूँ, 5 साल राजस्थान में लड़ाई लड़नी मैं खड़े दिल्ली का ठाको एक लोग आदमी लड़ कौन सके दिल्ली के माए है ही नहीं। वहां तो 5 जना उठे पार्टी का 6 जना पद बैठ जाए, तो ये तो मतीरा का भारा है। तो और जयपुर में कचरा मुक्त शहर को लेकर के कवायद की जा रही है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 को लेकर के अब नगर निगमों द्वारा लोगों में अवेयरनेस कैंपेनिंग की जा रही है। जयपुर के नगर निगमों द्वारा शहरवासियों के साथ 60 दिन का स्पेशल कैंपेन चलाया जा रहा है और इस अभियान में आम शहरवासियों को साथ लेकर के शहर को स्वच्छ बनाने के लिए मुहिम शुरू कर दी गई है। देखिए रिपोर्ट। कचरा मुक्त शहर की कवायद जारी, जयपुर ने की बड़ी तैयारी। 60 डेज का स्पेशल प्लान, क्या रंग लाएगा ये अभियान? और इसी इरादे के साथ जयपुर के हेरिटेज नगर निगम ने भी कमर कसती है। आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर निगम की तैयारियां तेज हो गई हैं। अधिकारियों ने मॉनिटरिंग कर शुरू कर दी है और कर्मचारियों ने एक्टिव मोड में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है। जन भागीदारी भी बढ़ाई जा रही है। इसके लिए स्वच्छता कार्यक्रम को IEEC एक्टिविटी के साथ जोड़ा गया है। 2 महीने का हमने पूरा शेड्यूल बनाया है। जिस तरीके से वार्ड वाइज इंचार्ज नियुक्त हुए हैं, उसी तरीके से गतिविधियां भी हमने पहचानी है कि इन गतिविधियों को आयोजित करके कैसे हम निगम क्षेत्र के निवासियों, निगम क्षेत्र के बच्चों, निगम में जो भी जागरूक जनता जो स्वच्छता से जुड़ना चाहती है, उनसे संबंधित हम गतिविधियां कर रहे हैं। वहीं सिटीजन फीडबैक को लेकर हर बार पिछड़ते जा रहे जयपुर में इस बार सिटीजन्स को साथ लेकर शहर को स्वच्छ बनाने की मुहिम शुरू की गई है।
हेरिटेज नगर निगम ने 2 महीने का पूरा एक्टिविटी शेड्यूल बनाया है, जिसके तहत निगम क्षेत्र के निवासियों, एनजीओ, बच्चों और स्वच्छता से जुड़ने वाले लोगों को साथ लेकर श्रमदान किया जा रहा है। जल महल की पाल और ताल कटोरा पर श्रमदान कर इसकी शुरुआत की गई है और अब ये शेड्यूल जयपुर को स्वच्छ सर्वेक्षण के पायदान में ऊपर लेकर जाएगा। सेग्रीगेशन के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो जन जागरूकता है। उसमें भी आदर्श नगर जोन में पहल की गई है, जिसमें हमारे साथ में कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं को भी हम जोड़ रहे हैं। एक एनजीओ आदर्श नगर में हमारे साथ जुड़े हैं और दूसरे अभी एक और एनजीओ सिविल लाइन में भी हमारे साथ जुड़ने के लिए आए हैं। अगर बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणामों की, तो राजस्थान का प्रदर्शन फिसड्डी रहा। पूरे देश के 27 प्रदेशों में राजस्थान को 25वां स्थान मिला, जबकि 2022 के सर्वेक्षण में जयपुर हेरिटेज नगर निगम 26वें और जयपुर ग्रेटर निगम 33वें स्थान पर रहा था। 2023 के अगर राजस्थान के शहरों की रैंकिंग को देखा जाए तो जयपुर नगर निगम हेरिटेज 171वें स्थान पर रहा, वहीं जयपुर नगर निगम ग्रेटर 173 स्थान पर रहा। उदयपुर की बात करें तो 206, जोधपुर 210, अजमेर की बात करें तो 214, कोटा उत्तर की अगर बात करें तो 244 और कोटा दक्षिण 256 स्थान पर रहा। सीकर की बात करें तो 281, बारां की अगर बात करें तो 283 और साथ ही साथ भरतपुर 285 पर रहा। बांसवाड़ा 289, जोधपुर 298, चित्तौड़गढ़ 314 और सुजानगढ़ 326 के साथ ही भीलवाड़ा 328 और झुंझुनू 335 पर रहा। इसी के साथ पाली 340 पर रहा। 1 लाख से अधिक आबादी वाले ये पूरे शहर हैं। वहीं 2024 के स्वच्छता सर्वेक्षण सर्वे में अपनी रैंक के सुधारने के लिए नगर निगम ने अभियान शुरू किए हैं। अभियान के तहत अगले सप्ताह से ओपन कचरा डिपो को हटाने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। हमारी नगर निगम की टीम, हेरिटेज की टीम जो है वो सुबह 7 बजे से फील्ड में निरीक्षण के लिए निकलती है और सुबह 7 बजे से 2-2.5 घंटे फील्ड में रहते हैं और उनको वार्ड अलोकेट किए गए हैं सभी अधिकारी कर्मचारियों को। उन वार्डों में वो निरीक्षण करते हैं, भ्रमण करते हैं और वहाँ पे सफाई कर्मचारी जो हैं उनकी हाजिरी है उनको उनकी देखते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। जो कचरा डिपो बने हुए हैं उनके रिमूवल का जो टास्क दिया हुआ है कमिश्नर साहब ने, उस टास्क को पूरा करने का कार्य करते हैं। बहरहाल हेरिटेज नगर निगम स्वच्छता का पायदान में ऊपर लाने के लिए तरह तरह के कदम जैसे जीरो वेस्ट इवेंट, वाटर बॉडीज क्लीनिनेस, नवरात्र स्थापना सेलिब्रेशन, प्लास्टिक फ्री मार्केट कैंपेन, ड्राई वेस्ट कलेक्शन, सेग्रीगेशन, कंपोस्टिंग, स्ट्रीट रैली और ई वेस्ट कलेक्शन उठा रही हैं। लेकिन इन सब का क्या रिजल्ट होगा ये तो समय ही बताएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। लोकतंत्र का महापर्व बस है कुछ ही दूरी पर, लेकिन उससे पहले सियासतदान भले ही अपने अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हो, लेकिन देश की जनता और युवा क्या चाहता है इस पर शायद ही गौर हो रहा है। ऐसे में अब युवा खुद ही आवाज बुलंद कर रहे हैं कि आखिर उन्हें क्या चाहिए। देखिए रिपोर्ट। बजट आया उसका 10% हिस्सा तो शिक्षा के लिए होना चाहिए। जो खेल के द्वारा जो नौकरियां लगती हैं उनमें बढ़ावा किया जाना। सुरक्षा के मुद्दों को लेकर, आतंकवाद खत्म करने के मुद्दों को लेकर। सुना आपने, ये आवाज है देश के उन युवाओं की जो चाहते हैं कि सरकार अपने मुद्दों की फहरिस्त में उनके इन मुद्दों को भी शामिल करे। देश चुनावी रंग में रंगा है, लेकिन इस रंग में युवाओं के मुद्दे शायद चुनावी शोर में गायब हो रहे हैं, या फिर यूं कहें युवाओं के मुद्दों पर अन्य मुद्दे हावी हो रहे हैं। मुद्दा और किसी भी सरकार से हमारी यही मांग रहेगी कि जो भी बजट आए उसका 10% हिस्सा तो शिक्षा के लिए होना चाहिए। साथ ही साथ पेपर लीक के लिए कड़े से कड़े कानून बने। जो भी पेपर या वैकेंसी होती है उसका पेपर होने से पहले लीक हो जाता है या भेज दिया जाता है। ऐसे में सरकार बनाने और बिगाड़ने में यही युवा ही अहम भूमिका निभाने वाले हैं।
लेकिन इस चुनाव में युवाओं के मुद्दे का शोर गायब होता नजर आ रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों को युवाओं का वोट तो चाहिए, लेकिन इन्हीं युवाओं के मुद्दे कहां गायब हो रहे हैं। प्रदेश में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की 12 सीटों पर 19 अप्रैल को, दूसरे चरण की 13 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। इस बार प्रदेश में 16,20,936 वोटर ऐसे हैं जो पहली बार लोकसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं, जबकि 18 से 29 आयु वर्ग के कुल 1,47,12,255 वोटर हैं, जो चुनावी गणित में जीत हार का समीकरण बनाने वाले होंगे। इन युवा मतदाताओं की अपनी समझ है और अपनी जरूरतें भी। हमारी एक अधिकार और एक ताकत है जिसके माध्यम से हम सरकार को ये महसूस कर सकते हैं और सरकार लोकतंत्र में कैसे उठ सकती है, इसे चुनते हैं। राजस्थान का युवा इस बार राष्ट्रवाद के साथ रहेगा और जैसा कि हमारे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो ये है कि 10% शिक्षा का बजट का 10वां हिस्सा जो शिक्षा के लिए एक कानून बनाकर निश्चित कर दिया जाए। युवा किसी भी देश की नींव होता है, ऐसे में उनके मुद्दे सब मुद्दों पर भारी पड़ सकते हैं। युवा वो ताकत है जिनके हाथ में सत्ता बनाने वाली चाबी है, जो राजनीतिक दलों के लिए जीत के दरवाजे का ताला खोल सकती है। लेकिन चुनाव में युवाओं की अनदेखी राजनीतिक पार्टियों पर भारी पड़ सकती है। और चुनाव के पहले चरण से पहले इस बार बीजेपी भगवा लहर के दम पर मिशन 25 को पूरा करने के अभियान में जुटी है। पीएम मोदी के आह्वान के बाद पूरे देश को रामनवमी तक भगवामय करने का अभियान जोर शोर से शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। आ गए इतना गुस्सा मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है भैया। पहले रामलला के मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा और अब रामनवमी की जोरदार तैयारियां। जी हां, चुनाव 19 अप्रैल को है, इसलिए हर घर भगवा फहराने का अभियान शुरू होने जा रहा है। यानी हिंदू नववर्ष के पहले ही दिन बीजेपी और हिंदूवादी संगठन पूरे भारत में भगवा लहर पर सवार होते दिखेंगे। विश्व हिंदू परिषद और उसके सहयोगी संगठनों ने जयपुर में ही 1 लाख धर्म ध्वजा बांटने का ऐलान किया है। राम का भव्य मंदिर बनाए और हिंदू समाज लगातार जो 1000 साल की गुलामी के बाद आज अपने आप को सशक्त महसूस कर रहा है और इसलिए और इस मंदिर के बनने के बाद पहला ऐसा कार्यक्रम आ रहा है और राम जन्म का अवसर आ रहा है। तो ऐसे में ये तय किया है कि पूरे जयपुर को, छोटी काशी है उसको भगवा में मना। पूरे जयपुर शहर में 1 लाख से ज़्यादा ध्वजाएं वितरित की जाएंगी। कल सुबह गोविंद देव जी के मंदिर में कार्यक्रम होगा, उसके पश्चात ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। उसके पश्चात 16 तारीख तक अलग अलग मंदिरों में अलग अलग समय पर ध्वज वितरण किया जाएगा। विचार यह है इसके अंदर राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर का निर्माण किया जाए, इस प्रकार की योजना है। पूरा जयपुर शहर भगवामय होए। 22 जनवरी जैसा उत्सवी माहौल कल से फिर दस्तक देने लगेगा। रामनवमी के जरिए बीजेपी पहले ही चरण में इंडिया अलायंस पर भारी पड़ने की कोशिश करेगी। रामनवमी 17 अप्रैल को है और उसी दिन चुनाव प्रचार थमेगा, लेकिन हिंदुत्व का जोर और कार्यकर्ताओं के शोर की गूंज 19 अप्रैल तक जारी रहेगी। भगवा रंग बीजेपी को ऊर्जा से लबरेज कर रहा है और उसके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पहले के मुकाबले और ज्यादा मजबूत। जाहिर है 9 दिन तक धर्म जागरण मतदाताओं के बीच बीजेपी की व्यापक पहुंच और ज्यादा नजदीक ले जाएगा। बीजेपी अपने प्रतीक, पहचान और आस्था के दम पर हुंकार भरेगी। रामलला पर बने गाने और हिंदू होने पर गर्व की अनुभूति बहुसंख्यक समुदाय में उसकी पकड़ को और ज्यादा मजबूती देगी। धर्म पताका विजय पताका में तब्दील हो जाए, इसलिए हिंदू होने का एहसास कराया जाएगा।
हिंदू राष्ट्रवाद के दम पर बीजेपी के संवाद और संपर्क का सिलसिला उसकी बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। इसीलिए घर घर धर्म ध्वजाएं पहुंचाई जा रही हैं। पूरे देश के अंदर, पूरे राजस्थान में धूमधाम से मना रहे हैं और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता या मैं कहूँ आम लोगों के द्वारा भी जिस प्रकार का रामनवमी को हर बार माहौल रहता है, इस बार और अधिक जोश के साथ में रामनवमी मनने वाली है। क्योंकि आपने देखा होगा कि राम मंदिर में रामलला की मूर्ति का शिलान्यास हो चुका है और पूरे देश के लोगों की आस्था के प्रतीक श्री रामचंद्र जी का जब अयोध्या में मंदिर स्थापित हो चुका है और इस समय जिस प्रकार का उनके प्रति आस्था को के लिए एक त्योहार के रूप में रामनवमी आ रहा है, इसको धूमधाम से मनाया जाएगा। उस राम के खिलाफ इतना गुस्सा मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है भैया। प्रभु राम अपने घर विराजे और ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग मनाने वाले हैं। हम देखते हैं कितना विरोध करते हो। आम चुनाव में बीजेपी पहले ही चरण से बढ़त चाहती है ताकि विपक्ष उसकी रणनीति के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो जाए और उसके कार्यकर्ताओं के जोश में इजाफा होता जाए। जैसे जैसे चरण दर चरण चुनाव आगे बढ़े, उसकी शुरू में पकड़ी हुई रफ्तार में बीजेपी कोई कमी नहीं आने देना चाहती। उसे मालूम है कि देश का मतदाता इस बार भगवान राम के भव्य मंदिर की ऐतिहासिक उपलब्धि पर उसे वोट करने को बेताब है। बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों की भगवा रणनीति इंडी गठबंधन पर भारी पड़ेगी। बीजेपी के लिए चुनाव नहीं बल्कि किसी युद्ध से कम नहीं है और इसे जीतने के लिए बीजेपी इस बार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए कल यानी कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत से लेकर रामनवमी यानी 17 अप्रैल तक बीजेपी हर घर धर्म ध्वजाएं फहराएगी और भगवा लहर कायम करने की पूरी कोशिश करेगी ताकि 19 अप्रैल को जब मतदान हो तो फिर उसकी विजय पताका सुनिश्चित हो जाए। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और पाकिस्तान में आतंकवादियों ने चंदे वाला घोटाला शुरू कर दिया। ये घोटाला करने वालों में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर का नाम सबसे ज्यादा उछल रहा है। आतंकवाद फैलाने के नाम पर इस वक्त पाकिस्तान के गली मोहल्ले में आतंक की पेटी रख दी गई है। शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के जनरल भी इस बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन एक वजह है जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। देखिए रिपोर्ट। सैयद सलाहुद्दीन कदम बढ़ाओ। पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाने के लिए चंदा इकट्ठा हो रहा है। दुकान सजी है, छोटी भी बड़ी भी। पाकिस्तान में ऐसे स्टॉल कई जगह देखे जा सकते हैं। और इसे देखिए, ये है सैयद सलाहुद्दीन, आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना। साथ में कौन बैठा है वो भी देख लीजिए। पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा है जो पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से ड्यूटी पर लगाया गया है। यानी सैयद सलाहुद्दीन पूरे जोर शोर से आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान में फंड जुटा रहा है। अब यह बात साफ है कि सलाहुद्दीन की ऐसी मीटिंग कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के नाम पर हो रही है। मुद्दा है ईद से पहले हिजबुल मुजाहिदीन के लिए इतना फंड इकट्ठा करना कि पाकिस्तान में आतंकी गुट हर साल इसी तरह आतंकवाद के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं और फिर यह रकम आईएसआई के जरिए पीओके पहुंचाई जाती है। वहीं से घुसपैठ कराने वाले आतंकियों को इस फंड के जरिए मदद दी जाती है। कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान के सामने फंडिंग एक बड़ी मुसीबत बनकर उभरी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों की वजह से पैसा जुटाना आसान नहीं रहा है। यही वजह है कि आईएसआई इस तरह फंडिंग को आगे बढ़ा रही है।
लोग फंडिंग करें। इसके लिए कश्मीर से लेकर फिलिस्तीन का नाम लिया जाता है, जबकि इस फंड का कैसे और कहां इस्तेमाल हो रहा है इसकी कोई जवाबदेही नहीं होती। किसी गली, किसी नुक्कड़ तो कहीं चौराहों पर स्टॉल लगा दिए जाते हैं। अब ये तस्वीर देखिए, मोटरसाइकिल पर एक बैनर लगा दिया है, इसमें जैश आतंकी गुट का नाम लिखा हुआ है। आगे एक प्लास्टिक की टोकरी में पहले से नोट डाल दिए जाते हैं ताकि लोग देखकर ही चंदा देने लगे। साथ में एक प्लास्टिक की राइफल भी रख दी जाती है ताकि मैसेज साफ हो कि ये पैसा कहां इस्तेमाल होगा। सैयद सलाउद्दीन बड़ा एक्टिव हो चुका है। हाफिज सईद जेल में है, लेकिन उसका लश्कर का आतंकी कैडर इस वक्त पूरे पंजाब में चंदा वसूल रहा है। वहीं जैश के चीफ मसूद अजहर ने भी अपने आतंकियों को बहावलपुर से लेकर मुल्तान तक एक एक मोहल्ले से पैसा जमा करने का ऑर्डर जारी किया है। सर्दी खत्म होने के बाद अब वो वक्त है जब एलओसी से घुसपैठ की कोशिश तेज होगी, इसमें कोई शक नहीं। यही वजह है कि आईएसआई ने अपने लॉन्च पैड भी एक्टिव कर दिए हैं। हालांकि 5 अप्रैल को सेना ने उरी सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम की है। इस दौरान एनकाउंटर में 2 आतंकी भी मारे गए थे। इससे पहले 22 और 23 दिसंबर की रात में भी घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी आतंकियों से एनकाउंटर हुआ था। इस वक्त जम्मू के अखनूर से लेकर कुपवाड़ा तक एलओसी पर पैनी नजर रखी जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि वो कश्मीर को फिर से अस्थिर करे। इसीलिए उसने एलओसी की दूसरी तरफ आतंकवाद फैलाने वाली गतिविधियां बढ़ा दी हैं। आतंकियों की ट्रेनिंग से लेकर उनकी फंडिंग तक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इस वक्त 5वें गियर में काम कर रही है। और चले रुक करते अगली खबर की ओर। राजस्थान की राजधानी जयपुर को गुलाबी नगरी, जैसलमेर को सुनहरी नगरी और उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। उसी तरीके से अब बूंदी जिले का एक गांव विधवाओं की गांव के तौर पर मशहूर होने लगा है और इसके पीछे कई राज हैं। तो इसके पीछे क्या राज है वो भी हम आपको बताएंगे और लगातार देखिए खबरें। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस के 400 पार आरक्षण बंद होने के बयान पर पलटवार किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में मदन दिलावर ने कहा है कि कांग्रेस मुंगेरी लाल जैसी वाली बातें कर रही है। मदन दिलावर ने अनुसूचित जाति को लेकर के कांग्रेस के ही विचारधारा पर उल्टा सवाल खड़ा कर दिया। कांग्रेस कह रही है 400 पार के बाद आरक्षण समाप्त। कांग्रेस की बात पर कोई विश्वास नहीं करता। इस देश का युवा जानता है, इसका आम जन जानता है कि ये 400 पार भारतीय जनता पार्टी इसलिए लाना चाहती है कि जो 2/3 बहुमत के कारण से जो काम बचे हुए हैं उनको भी पूरा करना चाहती है जो राष्ट्रहित में है। परंतु जो कांग्रेस कर रही है ना कि 400 पार आरक्षण समाप्त, ये मुंगेरी लाल जैसी बातें कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी आरक्षण समाप्त नहीं कर सकती जब तक इस देश से 100% छुआछूत समाप्त नहीं हो जाए, क्योंकि संविधान की धारा 341 इस बात की ताकीद करती है कि जब तक आरक्षण रहेगा तब तक अस्पृश्यता शून्य नहीं हो जाए। और अभी तक मुझे 100-200 साल लगता नहीं है कि ऐसा होगा। मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति का सबसे बड़ा दुश्मन है तो कांग्रेस है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि बाबा साहब अम्बेडकर जो इतने बड़े विद्वान आदमी थे जिन्होंने संविधान की रचना की है, वो कांग्रेस से टिकट मांगना चाहते थे, कांग्रेस की विचारधारा के थे, मांगा उन्होंने लेकिन नहीं दिया। उसके बाद सारी राजनीतिक पार्टियों ने मीटिंग की, भाई विद्वान आदमी इनको निर्विरोध लाएंगे, तो कांग्रेस सहमत हो गई। पर कार्यालय जाकर दूसरा कैंडिडेट घोषित कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित उनके खिलाफ चुनाव प्रचार में गए और कितनी गंदी भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग अनुसूचित जाति और डॉक्टर अम्बेडकर जी के लिए किया, उसको मैं यहाँ बोल नहीं सकता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर जी उस समय के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे। न तो उनको राजघाट पर अंतिम संस्कार के लिए जगह दी, न ही उनको भारत रत्न दिया, बल्कि चप्पे चप्पे पर जहाँ जहाँ कांग्रेस कर सकते थे उनको अपमानित करने की का प्रयास रहा।
और खबर बाड़मेर से है, जहां बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले के बाद बीजेपी ने अब इस सीट को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम के साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा बाड़मेर दौरे पर आए। उन्होंने मेघवाल समाज के प्रबुजन सम्मेलन में भाग लिया। इस प्रबुजन सम्मेलन के जरिए दलित वोट बैंक को साधने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। प्रत्याशी माननीय कैलाश जी चौधरी जी के प्रचार प्रसार में आए हैं और आम जनता से मिल रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में जनता ने ये समझ लिया कि अगर राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना हो या भारत को विकसित भारत बनाना है तो वो मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता है। जो उनका इंजन की सरकार है और माननीय भजन लाल जी जो इससे कम समय में इतना आमूल-चूल राजस्थान के उत्थान के लिए निर्णय ले रहे हैं, उस निर्णय को देखते हुए आम जनता में ये विश्वास पैदा हो गया है कि निश्चित रूप से अगर राजस्थान का और हिंदुस्तान का भला होगा तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। इसलिए जनता यहाँ से 25 की 25 सीट जिताने को। और चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।